गांधीवाद चरम पे है और इसमें दो तरीके की पॉलिटिकल अप्रोच की बात करी है रेणु ने, क्योंकि खुद उनके ऊपर एक सोशलिज्म का जो प्रभाव था उसकी, और साथ ही साथ जो एक गांधीवाद था, जैसे जिसको कि उन्होंने किसके माध्यम से दिखाया, आप लोग अगर चीजों को समझ रहे होंगे तो मुझे बताएंगे कि गांधीइज्म को या गांधीवाद को किसके माध्यम से उन्होंने दिखाया है, ठीक है, बताएंगे। तो मैला आंचल का जो कालखंड था, एक तो आजादी मिलने वाली थी, मिलने वाली पृष्ठभूमि से लेकर आजादी मिलने के कुछ सालों, मतलब आजादी 2-3 साल पहले, क्योंकि ये तो उपन्यास पब्लिश हुआ ना तब, तो 45 में तो आ गया ना, उससे पहले की कुछ चीजों को लिया 1-2-4 साल पहले की, और जब मिल गई वो चीजें, यानी कि किस तरीके से क्या क्या चीजें, दो तरीके से यहाँ पर, एक तो आजादी मिलने वाला समय और उसके बाद आजादी के मिलने का समय, तो वो चीजें रिफ्लेक्ट तो होंगी ही भाई, है ना, वो चीजें क्या होंगी यहाँ पर, रिफ्लेक्ट जरूर होंगी। इसमें लिख लेंगे शुरुआत आजादी मिलने वाली पृष्ठभूमि से, अंत आजादी मिलने के ठीक है। मैला आंचल जो है आजादी मिलने के समय तक और आजादी मिलने की जो शुरुआती साल है उन तक यहां पर रहा। बाकी और बच्चे कहां चले गए, क्लास नहीं पता उन्हें कब है। चलिए, दो तरीके की यहां पर चीजें हैं, आगे देखेंगे। लिखिए, फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल में मैला आंचल के अंतर्गत आजादी मिलने से पूर्व और पश्चात दोनों घटनाओं को दिखाया। दोनों घटनाओं को दिखाया। मिलने के बाद में जो घटनाएं बनी, जैसे कि अभी क्या था, नवनिर्मित अवस्था में लोकतंत्र था, मूल्य क्या है, आजादी क्या है, अस्पृश्यता से कैसे छुटकारा मिलेगा, समानता क्या है, ये तमाम चीजें अपनी शुरुआती चरणों में थी, है ना। तो दोनों घटनाओं को दिखाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आजादी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नवनिर्मित लोकतंत्र की विशेषताओं के आधार पर मैला आंचल में कहानी को
आगे बढ़ाया गया है। इसमें शुरुआती दिनों का लोकतंत्र अपनी ही प्रतिस्पर्धा में आपस की प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए राजनीतिक दल एक लंबे औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त हुए राष्ट्र में गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य में कमी, जन जागरूकता का अभाव, लिख लिया। राजा कितना करवा दिया, बस एक ही है नेहा, एक ही है। ये सेकंड स्लाइड है, पिछली कुछ थी नहीं ज्यादा, ये लीजिए, ये कुछ था नहीं ज्यादा इसमें, ले लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, है ना। मतलब मैला अंचल के कालखंड की हम बात करें तभी हम राजनीतिक पक्ष को उसके जान पाएंगे। पहले पता चले कि कब का टेन्योर है। मान लिया कि हमने बताया कि भाई दिव्या में बुद्ध काल की बातें करी गई है, तो वी हैव अ माइंड सेट अबाउट द बुद्धिज्म का जो इरा था उसके बारे में वी हैव अ माइंड सेट कि महिलाओं को कैसी उसमें परमिशन नहीं थी, पहले लेके आओ परमिशन अपने नाथ की, अपने स्वामी की, बच्चे की, पिताजी की, स्वामी की वगैरह। तो हमने एक सेटअप अपने दिमाग में कर लिया। तो यहाँ पर भी अगर हम कालीचरण को पढ़ रहे हैं तो कालीचरण किन समस्याओं पर बात कर रहे हैं? कालीचरण दलित समस्याओं पर बात कर रहे हैं। वही बात कर रहा है जो चेतना गोबर में थी और जो चेतना विशेषर में थी। वही बात हमने उसकी व्याख्या में आपको लिखवाया था, आपको याद होगा। डन, चलो लिख लिया, ओके चले, नोटेड। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई इसमें नवनिर्मित राष्ट्र यानी कि 1947 में हमने आजादी पाई, तो किस तरीके की चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। 1947 में खाने का अभाव था, अकाल पड़े हुए थे, खेती किसानी सही से नहीं हो रही थी, भूमि बंजर हो चुकी थी, दलित और ब्राह्मण और यादव और राजपूत तमाम तरीके के वर्ग संघर्ष थे। और हमारे जो ये हैं रेणु जी, ये समाजवाद से प्रभावित हैं, तो अभी उस पर भी बात करेंगे। लिख लिया, इसमें लिख लिया। कह रहे फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला अंचल के अंतर्गत आजादी मिलने से पहले और पश्चात दोनों घटनाओं को दिखाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नवनिर्मित लोकतंत्र की विशेषताओं के आधार पर मैला अंचल में कहानी आगे बढ़ाई। इसमें शुरुआती दिनों का लोकतंत्र आपस की प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए राजनीतिक दल, लंबे औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त हुए राष्ट्र में गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य में कमी, जन जागरूकता का अभाव, ये सारी विशेषताएं लेकर के हम 1947 में हमारे नेता, हम हमारे अग्रणी और इन सब के साथ में हम मुक्त हुए, है ना। यहां पर चीजें हो गई, ओके जी। नेक्स्ट, का अभाव आदि आदि परिलक्षित होता था, आदि परिलक्षित होता है, जो रेणु के परिलक्षित होता है, लिख लीजिए, ठीक है।
अब यहां पर आप देखेंगे दो राजनीतिक दल उस समय पर दिखाए गए, हालांकि इन्होंने बीच बीच में कहीं पर आरएसएस और हिंदू महासभा का भी जिक्र करा है, पर जो बेसिकली जो मेनली चीजें आई वो आई कांग्रेस से और सोशलिस्ट पार्टी से, दो चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ ठीक है, ले लेना। ओके, लिखिए इसमें कि राजनीतिक दलों का वर्णन करते हुए रेणु दिखाते हैं कि मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल उस समय के भारत में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कंपटीशन दो का ही है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस तथा समाजवादी दल मौजूद है। रेणु के ऊपर व्यक्तिगत स्तर पर समाजवाद का प्रभाव है ना, तो बायस होंगे ये, बताइए। समाजवाद का प्रभाव है, अतः स्वाभाविक है कि उसके प्रति सहानुभूति रखेंगे, परंतु उपन्यासकार की दृष्टि से रेणु ने अपने इस आंचलिक उपन्यास में लिखें, रेणु ने क्या किया है, आंचलिकता के प्रति पूरी तटस्थता दिखाई है। मैं समाजवादी हूं, मैं मार्क्सवादी हूं, मैं गांधीवादी हूं, दैट डजंट मैटर फॉर द ग्रेट नॉवेलिस्ट और ग्रेट साहित्यकार, राइट। वो वहां पर ऐसे कोई फर्जी बातें नहीं करते। ओके जी, लिख ले। अपने इस आंचलिक उपन्यास में अपने लेखन के प्रति कोई भी अन्याय नहीं किया और पूरी तरीके से न्याय किया है, अपनी आंचलिकता को बरकरार रखा है। किसी भी पार्टी के लिए कोई एक्स्ट्रा हार्ट नहीं, कोई सहानुभूति सिंपैथी नहीं, तटस्थ, पूरी तरीके से तटस्थ, न पूरब न पश्चिम में पूरी तरीके से क्या रहूंगा, तटस्थ रहूंगा। लिखे। कल क्लास नहीं हुई थी अनिकेत जी, ओके, चलिए लिख लिया। डन। आंचलिक, परंतु अपने इस आंचलिक उपन्यास में रेणु ने आंचलिकता के प्रति समर्पित होकर पूरी तरीके से न्याय स्थापित किया है। स्वाधीनता संघर्ष या स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी मूल में बनी रही। आप सभी को पता है कांग्रेस एक ही राजनीतिक पार्टी थी जो जिसमें सभी बुद्धिजीवी एक तरफा मौजूद थे। बाद में क्या हुआ, विभाजन, मुस्लिम लीग एंड ऑल, वो अलग की इशू है, पर यही एक कांग्रेस पार्टी ही हुआ करती थी, बहुत प्राचीन पार्टी है। स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका है, अहम भूमिका है। और इसके समर्पित कार्यकर्ता, बताएं कौन है इसके समर्पित कार्यकर्ता के रूप में किनको दिखाया गया है? कार्यकर्ता के रूप में रेणु जी ने किनको दिखाया है? जल्दी से बताएंगे, अगर किसी ने पढ़ा हुआ तो बताएं फटाफट से जी। कालीचरण कौन था मैम? नहीं पढ़ा? हाँ रजिया, नहीं पढ़ा है? कालीचरण कौन है? कालीचरण वो है जो दलितों घर में बैठ करके खाना खाता है। वो कहता है कि यहाँ पर दो ही जात है, एक गरीब की और एक अमीर की, कोई सामाजिक विभाजन नहीं, कोई दलित, कोई ब्राह्मण, कोई यादव, कोई राजपूत नहीं है। यहाँ पर दो ही जाति है और सामाजिक विभाजन नहीं है, यहाँ पर आर्थिक विभाजन है, वो है कालीचरण। ठीक है, और ये सही कह रहे हैं, जिसने बाबा को धोया था। बताएंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं? चले, इसके समर्पित कार्यकर्ता के रूप में बताओ ना किसको दिखाया है? बालदेव को दिखाया है, या एक तो गांधीयन फिलॉसफी में है और एक कांग्रेस का प्रतिनिधि, एक छोटे नाटे कद का है। उपन्यास सही से पढ़ लिया है सबने? बालदेव बता रहे हैं सब, विशाल भी, अंजलि भी, और कोई? एनीवन? जी बताएं। नहीं बताएंगे क्या? कांग्रेस की बात कर रही हूं मैं। हाँ, बावन दास का नाम सुना है? वेरी गुड अंजलि, बदल दिए हो पार्टी। ठीक है, बावन दास है, लिखे। कार्यकर्ता के रूप में बावन दास के चरित्र को उद्धृत किया गया है। डन है भाई? नेक्स्ट, जो परेशान है, मतलब दुखी है, कहते भारत माता आज भी रो रही है, भारत माता आज भी रो रही है, और भारत हमने इसलिए आजाद किया था, या इतने संघर्ष इसलिए किए, या हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने अपने प्राणों को हंसते हंसते आहूत इसलिए कर दिया कि हमारी आगे वाली जनरेशन तो सुकून से रहे। अब यही जनरेशन जाति पाति धर्म पता नहीं किस किस में उलझी पड़ी है, तो उनकी आत्माएं क्या कह रही हों? उन शहीदों के, उन वीरों के, उन सपूतों के बलिदान क्या ऐसे ही चले जाएंगे? बावन दास दुखी है बेचारा, है ना? बावन दास नहीं पढ़ा है? नेहा कब पढ़ोगे? है छोटा सा उपन्यास है, एक टाइम में बैठ के कम से कम ट्राई करो कि 25 पेज पढ़ के ही उठूंगी, चाहे कुछ हो जाए, उठूंगा चाहे कुछ हो जाए। और ऐसे करके 7-8, कम से कम 4 आप दिन में स्लॉट लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? मैं आपके लिए दोबारा पढ़ रही हूं, सिर्फ आते हुए पढ़ पाती हूँ, जाते हुए पढ़ पाती हूँ। हाफ प्लस हो गया है, आप भी पढ़ सकते हो ना। अभी आते आते आई थिंक 1 hour, और मैंने उसमें कुछ फोन कॉल्स भी अटेंड करे एंड 21 पेजेस आई रेड। आप भी पढ़ सकते हो ना, और बीच में तो इतना हल्ला गुल्ला भी रहता है आते हुए ट्रैवलिंग में, नहीं आप भी पढ़ सकते हो। अपना 1 घंटा निकालो डेली डेडिकेशन के साथ, क्योंकि करना तो आप ही को है ना, कोई और नहीं आएगा करने, तो यू हैव टू, आपको करना होगा और आप कर सकते हैं। दिन में डेली दिन में ऐसा डिसाइड करो कि आज मैंने 3 स्लॉट लगाने,
3 स्लॉट कम से कम, 1 स्लॉट 40 मिनट, आपका एक दिन में हो जाएगा 60-70 पन्ना। कितना पन्ना है ऐसा? ठीक है, दिक्कत होगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, दिक्कत होगी, ठीक है, अजीब सा भी लगेगा थोड़ा पढ़ने में, जो लोग उस भाषा बोली को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, फिर वापस कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। चलो, अब कैरेक्टर समझ नहीं आएंगे, हाउ कैन यू इंटर रिलेट? फिर कार्यकर्ता के रूप में बावन दास के चरित्र को दिखाया है। बावन दास दुखी है, परेशान है, यहाँ पर कोटेशन लिख लो, भारत माता अब भी रो रही है, लिखे इनके शब्दों में, भारत माता अब भी रो रही है, यानी कि कोई ऐसा बड़ा वो नहीं हो गया। राजनीति की धुरी, यानी कि राजनीति किस पे बेस है? धुरी जो चलाती है, साइकिल देखिए, उसमें धुरियां होती है ना। कोई बात नहीं विशाल, बहुत ज्यादा अगर कैरेक्टर्स है, मैंने कहा था 200 प्लस, इसमें 250 प्लस कैरेक्टर्स है, नो नीड टू रीमेमोराइज ऑल द थिंग्स, 2-4 को याद रखो। और एज अ कहानी आप ऐसे मत सोचो कि मैं हिंदी साहित्य के लिए पढ़ रहा हूं या रही हूं, आप कैजुअल लो इसको, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है इसको पढ़ने में, सच में मजा आएगा। आप सिर्फ, सारा गेम दिमाग का है, सारा खेल दिमाग का है, सारा खेल दिमाग का है, सीरियसली। जब आपने किसी दिन, आपने पता नहीं रियलाइज करा है कि नहीं मैंने करा है, ऐसे सोचा मैंने एग्जाम ही नहीं है मेरा कोई, मैंने 2-3 सालों से कोई एग्जाम नहीं दिए, इतना मजा आता है पढ़ने में, एक्स्ट्रा चीजें, वाह, अभी अभी बोल दे, दिमाग को एक सिग्नल दे दे, दैट इज फॉर द एग्जाम, ठीक है, दी ही नहीं है मैंने। और जिस दिन ऐसा सोच के बैठूंगी ना अभी कि मेरा पेपर है इसलिए पढ़ना है, बहुत दिमाग में जाती है चीजें समझ रहे? मैंने 3 साल से आई कोई एग्जाम नहीं दिए, ठीक है, तो ऐसे होता है, राइट। एकेडमिक्स दी है, कॉम्पिटिटिव नहीं दी, ठीक। राजनीति की धुरी, जाति यानी कि कास्ट, राइट, क्या बन रही है? पॉलिटिक, यही तो बनी हुई है, ब्राह्मण हो, आओ आओ आओ, ब्राह्मण को वोट दो, आओ आओ आओ, यादवों को वोट दो, फिर यादव को वोट देके यादव जी जीत गए, फिर उनको भरो भरो भरो, जल्दी सारी पोस्ट पे बिठा दो उनको ला करके, फिर कोई और कम्युनिटी, तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो राज आज भी है, उस दिन क्या था, ठीक है। राजनीति की धुरी जाति बन गई है, जाति बन गई है, और अब कांग्रेस भी जातिवाद फैला रही है। पहले ये माना जाता था कि कांग्रेस एक बढ़िया पार्टी है, और कांग्रेस में पर यह कहा जाता था कांग्रेस अमीरों की पार्टी है, बड़े बड़े भूमिहार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें थे। कांग्रेस, राजनीति की धुरी जाति बन गई है, और अब कांग्रेस भी जातिवाद फैला रही है, जातिवाद को स्प्रेड कर रही है, फैला रही है। डन, लिख लें। लिख लिया। बावन दास यह सोच सोच कर परेशान हो जाता है, और कहता है कि अब तो अपनी अपनी टोपी पर, अब तो आप सभी अपनी अपनी टोपी पर, क्योंकि कांग्रेस में टोपी पहनने का प्रचलन था, आपने देखा होगा ऐसा, गांधीवादी टोपी, नेहरू टोपी पहनते थे सभी। तो कह रहा अपनी अपनी टोपी पे यादव, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, लिखवा लो, दूर से देख के पता चल जाए कौन है। आप सभी अपनी अपनी टोपी पर कायस्थ,
राजपूत, ब्राह्मण, यादव। लिखवा लो, ठीक है। परेशान है बेचारा बावन दास। बावन दास कह रहे हैं कि क्या इसी सब के लिए आजादी मिली है हमें, है यही सब करने के लिए हमें आजादी मिली। लिखे, लिख लिया। कांग्रेस पार्टी का चरित्र अब धीरे धीरे बदल रहा है, अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। इस बदलते चरित्र को देख करके इसमें अब पूंजीवादी, उद्योगपति, भूमिहारों का ही प्रभुत्व नजर आ रहा है। स्वाधीनता के लिए दृढ़ निश्चयी डेडिकेटेड थी, बिल्कुल, है ना, दृढ़ निश्चयी इस पार्टी के स्वरूप में हुए परिवर्तन को देखकर बावन दास शुद्ध हो जाता है। बावन दास शुद्ध है बेचारा। लिखे, शुद्ध का मतलब होता है परेशान, दुखी, बेचारा अंदर से, है ना, शुद्ध है। हाँ, आज नहीं बुलाया था विक्रम, काफी दिन पहले, 12 दिन पहले, 10-12 दिन हो गए, तो आज उसकी वीडियो आई है, ठीक है, विवेक सर और वरदान सर, ठीक है, तो दोनों की आप उस इंटरव्यू को जरूर देखेंगे। आपको लिंक, आई थिंक लिंक वगैरह हम डलवा देंगे कम्युनिटी पर, तो प्लीज गो देयर,
और संदीप माहेश्वरी के साथ में विवेक सर की जर्नी को सुने। इट्स रियली अमेजिंग एंड इंस्पायरेबल, राइट? तो देख लेंगे आप लोग। लिख लिया? शुद्ध है, दुखी है बेचारा। ठीक है, लिखे। कह रहे क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, उस समय जमींदारी एबोलिशन, जमींदारी एबोलिशन क्या था आपने सुना होगा, जमींदारी प्रथा का अंत। जमींदारी प्रथा का अंत भूमि सुधार के अंतर्गत लाया गया। भूमि सुधार हुए ना भारत में, लैंड रिफॉर्म्स हुए, इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं इसको। तो ठीक है, जमींदारी प्रथा का अंत होने पर ये लोग क्या करेंगे? अभी तो कांग्रेस में कौन है? अभी कांग्रेस में वो हैं जो लैंड ऑनर्स है, बड़े बड़े जमींदार हैं, मालिक हैं जमीनों के। ठीक है, जमींदारी प्रथा का अंत हो जाएगा तब ये कांग्रेसी जमींदार, क्योंकि अभी क्या हो गया वहां पर, सभी बड़े बड़े लोग आ गए, कांग्रेसी जमींदार क्या करेंगे? उसके बाद मिल खोलेंगे सभी, शुगर मिल। ठीक है, लिखिए। तब ये कांग्रेसी जमींदार क्या करेंगे? फिर खुद ही कह रहे हैं ये सब मिल खोलेंगे, मिल यानी शुगर मिल, कपड़ा मिल, मिल खोलेंगे। और फिर कह रहे हैं इसीलिए आजकल हर एक छोटा बड़ा लीडर है ना, हर एक छोटा मोटा सभी लीडर कांग्रेस के मारवाड़ी लोगों के साथ घूम रहे हैं। अब बताओ इसका क्या सेंस है, जल्दी बताओ। ये सब मिल खोलेंगे, इसलिए आजकल हर एक छोटा बड़ा लीडर मारवाड़ी लोगों के साथ नजर आता है, मारवाड़ी लोगों के साथ नजर आता है। ठीक है, मतलब क्या सेंस हुआ इसका, बताइएगा इसका क्या सेंस हुआ? जमींदारी प्रथा का अंत हो जाएगा तब ये कांग्रेसी जमींदार क्या करेंगे? कौन कह रहे हैं? बावन दास कह रहे हैं। बावन दास कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर किसका आधिपत्य हो गया? जमींदारों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, है ना? बताएं मुझे, बताएं इसका। लिख लिया? मारवाड़ी के साथ नजर आते हैं। मारवाड़ी यानी कौन होते? मारवाड़ी गुजराती। मारवाड़ कहां पर है? गुजरात में, राजस्थान में? बताओ जल्दी फटाफट से। मारवाड़ कहां पर स्थित है, किस राज्य में है मारवाड़ स्थित? मारवाड़ी जो लोग होते हैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मिल वगैरह खोलते हैं। कहां पर है मारवाड़? बिल्कुल बिजनेस में होते हैं रजिया, बहुत अच्छे। और नेहा कौन सी बुक बचे बतानी है आपको? मैं ऑलरेडी बुक्स की लिस्ट दे चुकी हूँ आप लोगों को ना, मैंने अपलोड कराई है एप्लीकेशन पर भी, वहां से देख लीजिए। जो आपके पास नहीं है या जो आपको लगता है कि आपको अभी जरूरत है उनकी, वो आप ले आइए। ठीक है, ओके। ठीक है, कोई राजस्थान में बता रहा है, कोई गुजरात में बता रहा है। कहाँ है द्विवेदी जी?
राजस्थान में, मारवाड़, मेवाड़, मेवाड़ किधर है? कंफ्यूजिंग, बताएं। मारवाड़ी लोग बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कहाँ पर होते हैं? गुजराती, गुजराती गज्जू बोलते हैं इनको, इनका दिमाग बहुत चलता है तो नहीं हमारे यहाँ कोई गुजरात से, ठीक है। नेहा तो आप कम कम ले लीजिए ना, पहले उपन्यास का ले लीजिए, फिर अभी अभी आप नाटक ले लीजिए, नाटक तीनों ले लीजिए, कम से कम एक एक पेपर हम खत्म करें चीजों को ना, ठीक है, ओके। या थोड़ा टेस्ट बदल लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की ले लीजिए, उसे कर लेंगे। चलिए, लीडर मारवाड़ी लोगों के साथ में घूम रहे हैं आजकल। लिखे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के मूल में या बेस में अहिंसा, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे मौलिक आधार स्तंभ थे। ये क्या थे? इसके मूल में थे, ठीक है, आधार स्तंभ थे। ये मौलिक आधार स्तंभ थे, ये आधार स्तंभ या ये मूल्य, ये मूल्य आम आदमी के हाथों में चले जाने से पूरी तरह चले जाने से अपने मौलिक स्वभाव से बदल गए हैं, या अपने मौलिक स्वभाव से अलग नजर आ रहे हैं। गांधी जी ने इसलिए सत्य अहिंसा पर सत्याग्रह बैठ जाते थे, अड़ जाते थे, बहुत तगड़े थे एकदम। कई बार कहते थे चलो 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 पकड़ो गांधी जी को, गांधी जी मानते नहीं थे, कह रहे हम करेंगे भाई, हम तो बैठेंगे धरने पे। अंग्रेज कोड़ियां बरसा रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, मार खाते खड़े हैं, मार खाते, सामने वाला कितना मारेगा, जब तक आप रेजिस्ट नहीं करोगे उसको भी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे तमाम चीजें थी जो गांधी जी के अंदर मौजूद थी। अच्छा, ये भी तुक थोड़ी ना, ये क्या बात हुई यार।
तो किसी ने कुछ क्या किया होगा कि ऐसे ही है। चलो भाई दिमाग लगा लो पढ़ाई में तुम, ठीक है। कितने बजे? अभी है मीटिंग है मेरी से बाद, 2 से बुलाया था उन्होंने, जान कई दिन में बात, अरे वो कोर्स वोर्स का है कुछ, मिलती। तो गांधी जी ने जितने सारे मूल्य दिए, जितने सारे वैल्यूज दिए, अब क्योंकि वो एक कॉमन मैन के हाथों में चली गई अच्छे से, तो इसलिए बावन दास का दुख निकल के आ रहा है बाहर। कह रहा है कि इस तरीके से तो पार्टी पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएगी, है ना। पार्टी के अपने जो मौलिक तत्व थे, जो मूल एलिमेंट थे, उनसे हम दूर जा रहे हैं। किसके लिए थी ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी? इसलिए थी ताकि अंग्रेजों के खिलाफ में एक लड़ाई को लेकर चले, और जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है इधर लोगों का, उसको खत्म किया जाए, है ना। चलिए, तो इसलिए कह रहे हैं कि जिस मूल से, जिस बेसिक तत्वों से बनी थी हमारी पार्टी, उसी से हम अलग की तरफ जा रहे हैं। तो बावन दास इसी चीज को सोच सोच के बेचारा परेशान है ना। तो लिखिए आगे। अब बावन दास जो चरित्र है, आपने बहुत बढ़िया से देखा होगा कि बावन दास जरा जरा सी बातों पे अनशन पे बैठ जाता है, आमरण अनशन। गांधी जी ने जो आमरण अनशन किए, उसके पीछे उनके कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं थे, उसके पीछे उनका एक पूरा सामूहिक जो अप्रोच होती थी वो होती थी। उनका ऐसा मानना था कि ये चीज सुन करके कि भाई मैं आमरण अनशन पे हूं, कई बार जैसे उन्होंने बी आर अम्बेडकर जी को मनवाया, कई बार अपनी बातों को मनवाने के लिए औपनिवेशिक सत्ता को झुकाया, कई बार पुलिस पकड़ के ले जाती थी, वहां पर कोर्ट में जब उन्हें पेश किया जाता था तो कई बार पुलिस ने पैसे देके छुड़वाया तक है उन्हें, मतलब किराए तक के पैसे देके, क्योंकि हट्टी हो जाते थे, वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते थे, और जैसा जिद्दी मतलब उसी पोजीशन में, उसी स्वभाव में खड़े रह जाते थे, है ना। तो ये उनकी क्या थी, एक तरीके की उनका अपना अपने मूल्य थे। उन्हें ये लगता था कि अगर हमें इस तरीके से अपनी बात पर अड़िग रहना है, कई लोग होते हैं गांधीवादी तरीकों से अपनी बातों को मनवा लेते, राइट। तो वही उनकी अप्रोच थी कि हम इसी तरीके से, हमें जैसा तुम कहो, सामने वाला जैसा तुम कहो हमें मंजूर है, चलो ठीक है। हम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ले आते थे, भाई हम तुम्हें कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, हम काम करेंगे आकर के, बढ़िया काम करेंगे, पैसे भी नहीं लेंगे, चलो तुम करो। कई बार उन्होंने जैसे अहमदाबाद मिल में, खेड़ा में, है ना, बिहार में, है ना, कई जगह उन्होंने इस तरीके से अपनी बातों को मनवाया, अंग्रेजी सत्ता को झुकाया। तो ये वही कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं कि बावन दास ने गांधीवादी या कांग्रेस की जो अप्रोच थी, गांधीवादी विचारों को जिस तरीके से अपने जीवन में अपनाया, उसका एक नकारात्मक पहलू या उसकी एक नकारात्मक साइड भी यहां पर रेणु जी ने दिखाई है। बात बात पर अनशन पर चले जाना, छोटी छोटी बातों के लिए उन मूल्यों को प्रयोग करना,
जो गांधी जी सामूहिकता के लिए किया करते थे। ठीक है, तो अगर वो छोटी छोटी चीजों को करेंगे तो एक तरीके का मजाक ही बन के रह जाएगा, इसलिए ये एक मजाक बनकर रह गया। मजाक ठीक, लिख लो। आमरण अनशन पर बालदेव जी बैठते थे, बट बावन दास भी उसके लिए क्या करते थे, वो उनकी भी अप्रोच में था, उनकी भी उसमें था वो चीजों में। ठीक है। ठीक, क्योंकि एक कांग्रेस को कर रहे हैं गांधीवादी को, गांधीवादी अप्रोच को। अब कांग्रेस भी तो गांधीवादी अप्रोच पे ही थी ना आधारित, दोनों तो एक ही चीज है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है कि एओ ह्यूम ने है, ही वॉज अ इंग्लिश ऑफिसर, राइट। बट अगर बाद में देखा जाए तो जो अप्रोच गांधी जी ने कांग्रेस को दी, उन्हीं के मूल्यों पर चलकर ऐसा माना जाता है। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर गांधी नहीं होते तो देश आजाद होता। ठीक है, ऐसा नहीं है, पर जो जो वैल्यूज कांग्रेस में गांधी जी ने भरी है ना, तो उसके बल पर आकर के ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी में तब्दील हुई, और इसमें सभी को जगह मिली। स्टार्टिंग की अगर बात करें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या किसी अन्य कम्युनिटी का हो, पर बाद में जैसे जैसे इस पर एक मोनोपोली आने लगी है ना, एक एकाधिकार स्थापित होने लगा। अगर हम आजादी के बाद की बात करें, ये जो नॉवेल है ये 1945 का है, और 47 में जब हम आजाद हुए तो किसी भी ऐसे वर्गों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसी को यहाँ पर रेणु जी बता रहे हैं। ठीक है, कि वो एक ही की होके रह गई, यानी कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, व्यवसायी थे, उन्हीं की होके रह गई, तो एक तरीके का एकाधिकार या मोनोपोली स्थापित हो गई। ठीक है, इसे लिखो 1885 में, बिल्कुल। चलो लिख लो, एक मिनट रुक, ये लास्ट पैराग्राफ रहेगा आपका। इसमें लिखो कि कांग्रेस पर आधिपत्य का हवाला देते हुए रेणु जी लिखते हैं कि भाई अब इसका जो पूरा एक वो है, ये किसके हाथ में चली गई, जो नेपाल में लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं, है ना, जो बुरी तरीके से धन का दोहन कर रहे हैं। ये तो नहीं थे ना इसके फाउंडेशन में, जब कोई पार्टी बनती है उसका एक फाउंडेशन होता है, तो ये तो नहीं थे ना, ये करप्शन, ये भ्रष्टाचार, ये नहीं था इसके नेचर में। तो अब अगर आप ऐसे लीडर्स को ले आओगे, यहाँ पर उन्होंने किसी का ऐसे नाम नहीं लिया है, उस समय की सरकार का, वर्तमान मंत्री का, किसी का भी नाम नहीं लिया है, पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पर आधिपत्य का हवाला देते हुए रेणु जी लिखते हैं कि अब कांग्रेस की कमान कई भ्रष्ट लोगों के हाथ में। कौन था बताना, जो नेपाल में लड़कियां सप्लाई कराता था, जल्दी बताओ। कैरेक्टर उसको याद रखो, 250 कैरेक्टर्स है इसमें, पर याद इन द सेंस कि उनका एटलीस्ट रेफरेंस यू कैन यूज ना, जब आपको व्याख्या या क्वेश्चन का आंसर लिखने आएगा तो वहां पर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर, आप किसी और की जगह कुछ और लिखा होगे। ठीक है, कमान कई भ्रष्ट लोगों के हाथों में जाने से पार्टी के मूल तत्व जाते रहे। नाम बताओ भाई जल्दी। ठीक है, और ये मात्र एक मजाक बन के रह गए, मात्र एक मजाक ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक ओनली, है ना। लिखो, क्या नाम था, दुलार चंद। दुलार चंद सेक्रेटरी था कांग्रेस का, कहां से,
ऐसे तो नाम याद होंगे ना, 100 पेजेस, 120 पेजेस इफ यू आर रीडिंग, ठीक है, तो उसमें आगे होंगे। और मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के नाम एटलीस्ट यू कैन राइट ऑन योर फ्रंट पेज, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, चीजों को रिलेट कर पाओ आप। दुलार चंद नेपाल से लड़कियों का व्यापार करता था, ठीक है, आजाद हो चुके हैं, और ह्यूमन बीइंग का व्यापार निषिद्ध है। कौन से आर्टिकल में, बताना थोड़ा सा, इन विच आर्टिकल बताओ। लड़कियों की तस्करी के साथ साथ गांजा, अफीम आदि का भी व्यापार करता है। कटहा थाना कांग्रेस का, और ठीक, लिखो। तो अगर इस तरीके के लोग कह रहे आर्टिकल 23 है, 24 है, 24 में क्या लिखा है, इसका मतलब ना 23 पता ना 24 पता है। आर्टिकल 23 रिलेटेड है भाई, ठीक है, मानव के दुर्व्यापार से, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री फिनिश। अब मंडे से नेहा कह रही है मैं पढ़ाऊंगी, हाँ सार्थक में मैं ले लूंगी अब क्लास आपकी, ठीक है, इकोनॉमी की क्लास लेंगे हम, आपकी जो बची हुई क्लासेस हैं उसको हम मंडे से लेंगे, है ना। और 12 बजे से वो हुआ करेगी, और फिर 1:30 से हम हिंदी साहित्य रखेंगे अभी कुछ दिन, 1:30 से 3 शार्प 3, है ना, तो 1.5 घंटे पढ़ेंगे। बाकी अगर वो कहीं शिफ्ट होने की गुंजाइश होगी वो वाली क्लास, तो आई विल शिफ्ट दैट, अदरवाइज इसको देखते हैं। मंडे से मैं ले लूंगी आपकी क्लासेस, ठीक है। मंडे का थोड़ा सा ये है कि चलिए मंडे से लेंगे ही उस क्लास को, तो ठीक, इसको लिख लीजिए और थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो भाई, पढ़े बिना तो कैसे होगा, आप नोवेल पढ़ोगे नहीं फिर कैसे चलेगी बात आपकी, क्योंकि आप इंटर रिलेट नहीं कर पाओगे ना कहानियों को। 200-250 पन्ने उसे पढ़ के खत्म कर दो, 3-4 दिन लगेंगे आपको, ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक। चलिए तो मिलेंगे अब मंडे वाली क्लास में, और जो सार्थक के स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके साथ इकोनॉमी पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे, और जो आगाज के स्टूडेंट्स हैं उनको क्योंकि शुरू से शुरू कराना है, यहाँ पर तो कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू वाले टॉपिक बचे तो उनको हम फिनिश कर देते, फिर आगाज के साथ हम इकोनॉमी डे 1 से शुरू करेंगे, यानी कि डे 1 लेक्चर से, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी से मैं अपलोड करा दूंगी वो सारी क्लासेस आपको क्लास वाइज, अप्रोक्सीमेटली 80 क्लास आई हैव, ठीक है। तो 80-85 क्लासेस में हम उसे मेंस और प्रीलिम्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इकोनॉमी को समझने का उसको हम खत्म करेंगे, और विद आंसर राइटिंग, ओके। चलिए तो अब इसे खरीद कर किया करते थे, क्या किया करते थे, क्या करेंगे, लड़की खरीद के बेचा करते थे, ठीक है। गांजा अफीम ये सब इधर उधर व्यापार कर रहे हैं, इन चीजों का लाभ कमा रहे हैं, व्यापारी हैं, पैसा चाहिए इनको, ठीक है। चलो तो अगली क्लास में मिलेंगे फिर आप लोगों से, ठीक, थैंक यू।